हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे सेक्शन 194 सी यानी टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। जब भी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट की जाती है तो टीडीएस कब और किस टाइम पे डिडक्ट करना है, किन केसेस में टीडीएस डिडक्ट होगा, किन केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, किसे टीडीएस डिडक्ट करना है और किस पर्सन का करना है, कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हो या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। कोई भी काम हो, सप्लाई ऑफ लेबर से रिलेटेड कोई काम हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी टीडीएस डिडक्ट करने की? या तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी जब उस अमाउंट को क्रेडिट किया गया हो या जब उस अमाउंट की पेमेंट की गई हो तभी आपको टीडीएस को डिडक्ट करना है। और मेन एक बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, व्हेन इट इज एप्लीकेबल, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट किसी स्पेसिफाइड पर्सन से की जाएगी टू अ रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट किसको करेगा? रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को करेगा, तभी टीडीएस डिडक्ट करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मैम ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? ध्यान से मेरी बात सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेमेंट करनी है तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, या फिर क्रेडिट किया गया उस अमाउंट को, अगर क्रेडिट किया गया उस अमाउंट को, पेमेंट नहीं भी हुई जस्ट अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन की कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनमें से कोई भी पेमेंट करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर को या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो इन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें इंडिविजुअल एचयूएफ की, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की और एचयूएफ की, तो यहां भी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस कब डिडक्ट होगा? इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस तब डिडक्ट होगा जब बिजनेस के केस में इनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ बिजनेस कर रहे हैं और इनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर वो लोग कोई प्रोफेशन कर रहे हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ और उनकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आपको देखना है कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं। बिजनेस के केस में 1 करोड़ टर्नओवर की लिमिट होती है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख टर्नओवर की लिमिट होती है। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिस्टर शर्मा जो कि एचयूएफ है, उनकी टर्नओवर कितनी है? 1.2 करोड़। ये एचयूएफ है और टर्नओवर कितनी है? 1.2 करोड़, विच इज ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीज। तो क्या यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा? जी हाँ, टीडीएस डिडक्ट होगा। क्लियर? नाउ अगर वर्मा जो है उसकी टर्नओवर 80 लाख रुपीज होती, 80 लाख रुपीज है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस डिडक्ट क्यों नहीं होगा भाई? टीडीएस डिडक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपीज से कम है। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया स्पेसिफाइड पर्सन। ये पर्सन कौन सा है? ध्यान से सुनिए, ये पर्सन कौन सा है? जो पे कर रहा है, जो अमाउंट को पे कर रहा है, पेयर, उसकी बात हो रही थी यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टीडीएस रेट्स यहाँ पे क्या रहेंगे? अगर कॉन्ट्रैक्टर यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो रेट रहेगा 1%। अगर सामने वाला पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जैसे कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, ट्रस्ट एटसेट्रा, तो टीडीएस का रेट रहेगा 2%। रेट की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से कीजिए आप इसको, इंडिविजुअल या एचयूएफ है या अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अदर के केस में 2%, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 1%। इस तरीके से आपको रेट यहाँ पे डिसाइड करना है। नाउ नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल पेमेंट अगर आपकी 30,000 या उसके इक्वल है,
अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की दैट इज लेस देन इक्वल टू 30,000 रुपीज तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से मैं सभी के सभी कंप्लीट नोट्स अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ। अगर आपको फिर भी ये नोट आपने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है, नोट्स नहीं मिले, एडमिन को रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको नोट्स डिलीवर कर देंगे। नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट्स की अगर मैं बात करूं, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 है। 30,000 तक अगर आपने सिंगल पेमेंट की है 30,000 की तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर, एग्रीगेट यानी कि कंप्लीट ईयर में, कंप्लीट ईयर में अगर आपने 1 लाख रुपए तक पेमेंट दी है तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वन टाइम में 45,000 पे किया, इन अ सिंगल टाइम आपने 45,000 पे किया, टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर वन टाइम में आपने 25,000 पे किया तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं कंप्लीट ईयर की, कंप्लीट ईयर की जब मैं बात करूंगी तो देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई 25,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट गई 35,000 की, तीसरी इंस्टॉलमेंट गई 30,000 की। 3 इंस्टॉलमेंट आपने दी, तो इन 3 इंस्टॉलमेंट्स की टोटल वैल्यू कितनी आई? 90,000 रुपीज, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख रुपीज। एग्रीगेटली अगर मैं बात करूं तो ये 1 लाख से कम है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एग्रीगेटली क्या है? 1 लाख से कम है। और इंडिविजुअली हर एक पेमेंट, ये पेमेंट लेस देन है 30,000, ये वाली पेमेंट लेस देन इक्वल टू क्या है? 30,000। यहां देखिए लेस देन इक्वल टू साइन यूज हो रहा है, चाहे 30,000 से कम हो या उसके इक्वल हो, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 30,000, ये 30,000 से ज्यादा है तो इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। समझे। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, दूसरे एग्जांपल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वही 25,000 की है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 35,000 की है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30,000 की है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट अगेन आ गई 20,000 की। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की हुई? 1,10,000 की। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 1,10,000 की। अभी जो 1,10,000 की इंस्टॉलमेंट है, क्या यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा? हाँ, कंप्लीट के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू मैं यहां से हटा देती हूँ, इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख से ज्यादा है। अगर इंडिविजुअल अमाउंट आपकी 1 लाख से ज्यादा आएगी तो टीडीएस आपको डिडक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अमाउंट्स को मुझे देखना जरूरी नहीं है। अगर इंडिविजुअल अमाउंट्स हम तब देखेंगे जब एग्रीगेटली 1 लाख रुपए से कम आएगा, तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है 194C के केस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या कह रहा है? स्पेशल रूल फॉर पर्सनल पेमेंट्स। अगर पर्सनल पेमेंट हो रही है तो ध्यान रखिएगा, पर्सनल पेमेंट्स के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर पर्सनल पेमेंट के लिए आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, जैसे आपने अपने घर के रिनोवेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी टीडीएस ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। बट इफ द अमाउंट इज पेड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन तो टीडीएस अप्लाई होगा, और स्पेसिफाइड पर्सन की कंडीशंस भी अगर पूरी हो रही हैं तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। राज हायर्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर हिज होम रिनोवेशन। राज ने हायर किया कॉन्ट्रैक्टर अपने होम रिनोवेशन के लिए, 10 लाख रुपए पे किए, टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे होम रिनोवेशन की बात हो रही है, यहाँ पे घर का रिनोवेशन कर रहा पर्सनल पेमेंट है। बट यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ ऑफिस रिनोवेशन की, ऑफिस रिनोवेशन के केस में 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपने पे किए, विच इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। क्लियर एवरीवन। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके हर एक डाउट को सॉल्व कर सकूं। नाउ मीनिंग ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूं, यानी कौन कौन से वर्क के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसके ऊपर टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग। अगर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट करना है, बिना टीडीएस डिडक्ट करे आपको पेमेंट नहीं करनी। हाँ, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया 30,000 का और 1 लाख एग्रीगेट का, वो आपको ध्यान रख लेना है टीडीएस के केस में।
ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग के केस में अगर ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग से रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर एक्सेप्ट रेलवेज, यानी रेलवेज के केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। आपने गुड्स की कैरेज की पेमेंट दी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पेमेंट की, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होगा, नो डाउट। बट अगर यही आपने जो पेमेंट है, यही जो कैरेज ऑफ गुड्स है या फिर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स है, अगर आपने ये कैरेजेस रेलवेज से करवाई, अगर आपने ये कैरेजेस रेलवेज से करवाई तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट का टीडीएस थोड़ी डिडक्ट करोगे, रेलवे किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का टीडीएस हम लोग डिडक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कैटरिंग। कैटरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज दी तो यहाँ पे टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग प्रोडक्ट एज पर कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन, आपने कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर की, सप्लाई की कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और वो जो मटेरियल था वो भी आपने परचेज किया या तो कस्टमर से या उसके एसोसिएट से, यानी उसकी रिलेटेड पार्टी से। ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या हुआ? ए कंपनी है, ए कोई भी एक कंपनी है, ए लिमिटेड ने क्या किया? कुछ एक टी शर्ट्स बनवाई, कुछ एक टी शर्ट बनवाई। किससे? बी लिमिटेड से। उसने बी लिमिटेड को बोला कि मैं क्लोथ आपको भेजूंगा, जो मैंने आपको क्लोथ दिया, इसने क्लोथ खुद से भेजा, जो मैंने आपको क्लोथ दिया आप उसकी टी शर्ट्स बनाए, और टी शर्ट्स किस तरीके की होनी चाहिए, क्या डिजाइनिंग रहेगी, उसने डिजाइन भी किसने बताए? डिजाइन ए लिमिटेड ने इसको बताया कि इस डिजाइन की टी शर्ट आपको बनानी है, बी लिमिटेड को। क्लियर? क्लोथ किसने दिया यहाँ पे? ए लिमिटेड ने। डिजाइन किसने दिया? स्पेसिफिकेशन किसने दी? ए लिमिटेड की। और बनाएगा कौन यहाँ पे? बी लिमिटेड। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ए की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही बी को काम करना है, तो यहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा क्योंकि उसने जो काम किया वो किसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किया? ए की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और मटेरियल जो था, ये जो मटेरियल था, ये मटेरियल भी किसने प्रोवाइड करवाया? ए लिमिटेड ने। क्लियर? नाउ इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करती हूँ। हुआ क्या कि काम तो ए लिमिटेड ने करवाया, काम किसने करवाया? ए लिमिटेड ने। किससे करवाया? बी लिमिटेड से। ठीक है। स्पेसिफिकेशंस तो किसने दे दी? ए लिमिटेड ने। डिजाइन किसने बताया? ए लिमिटेड ने। लेकिन जो इसको बनाने के लिए क्लोथ चाहिए था वो सी, जो कि इसकी एसोसिएट कंपनी है, सिस्टर कंसर्न है, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्टर सेम है, जो इसकी सिस्टर कंसर्न है, इसने सी के थ्रू बी लिमिटेड को क्लोथ पहुंचा दिया। क्लोथ किसने पहुंचाया? सी लिमिटेड में, विच इज सिस्टर कंसर्न ऑफ ए लिमिटेड। डिजाइन इसने खुद से बना दिया। अब क्या बी लिमिटेड का टीडीएस डिडक्ट होगा? जी हाँ, बी लिमिटेड का टीडीएस डिडक्ट होगा। रीजन? क्योंकि जो डिजाइनिंग थी इसने खुद ने दी, और जो क्लोथ था, जो मटेरियल उसको चाहिए था टी शर्ट बनाने के लिए, वो इसकी एसोसिएट कंपनी ने ही प्रोवाइड करवाया। वो ए की एसोसिएट कंपनी ने ही प्रोवाइड करवाया बी लिमिटेड को, तो यहां भी टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194C। क्लियर एवरीवन? नाउ सबसे बड़ी बात जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, अगर यहां पे ये सिस्टर कंसर्न ना होता, सी लिमिटेड ने क्लोज दिया, सी लिमिटेड सिस्टर कंसर्न नहीं है ए लिमिटेड की, तो क्या यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा? तब यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बी खुद से डायरेक्ट मार्केट से परचेज कर लेगा तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है आपके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, आपकी स्पेसिफिक डिमांड के हिसाब से, और उससे रिलेटेड मटेरियल भी अगर आप ही प्रोवाइड करवा रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन यूजिंग
मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम कस्टमर और एसोसिएट्स। क्लियर। नाउ एक्सक्लूजन्स भी यहाँ पे दिए हुए कि आपको कब इस चीज को एक्सक्लूड करना है। व्हेन कस्टमर इज यूजिंग ओन मटेरियल, एक्सक्लूड कब करना है, जब वो अपना खुद का मटेरियल यूज कर रहा है, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो ना तो आपसे कस्टमर से ले रहा है, ना ही वो एसोसिएट मेंबर से ले रहा है, यानी ना तो वो ए के एसोसिएट से ले रहा है ना ए से ले रहा है। और ये हमारे पास क्या माना जाएगा, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा, ये यहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ना ही कोई यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात करें प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज की, तो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज जाएंगी 194 में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली जाएंगी 194 में। क्लियर एवरीवन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, एक्स लिमिटेड ने मटेरियल प्रोवाइड करवाया, कॉन्ट्रैक्ट ने यूज किया मटेरियल गुड्स को बनाने के लिए, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन गया और यहाँ पे 194C अप्लाई हो गया। अगर जीएसटी में मैं बात करूँ ना, जीएसटी में इसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को, जिसको मैं यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोल रही हूँ ना, मैं यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसको बोल रही हूँ कि आपकी प्रोडक्ट का यूज करके, आपकी प्रोडक्ट का यूज करके सामने वाले ने उसके ऊपर कोई भी जॉब वर्क कर दिया, एक तरीके से कपड़ा आपने दिया, उसने जॉब वर्क करके उसको क्या बना दी, टी शर्ट। तो जीएसटी में हम इस चीज को क्या बोल करके चलते हैं, जीएसटी में हम इसे नाम देते हैं जॉब वर्क का। क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी जीएसटी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, कोई भी जॉब वर्क है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर एवरीवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गाइज बहुत लेबर कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और बहुत डिटेल में हम लोग आप लोगों को टीच करें, तो एक कंसीडरेशन मेरा आपकी तरफ से भी बनता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर में मिल सकें। कंप्लीट एक एक सेक्शन मैंने टीडीएस का डाला है। वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, टीडीएस से रिलेटेड सभी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। नाउ गुड्स कैरेज एग्जम्पशन, अगर गुड्स कैरेज से रिलेटेड आपका काम है तो गुड्स कैरेज में मैंने बताया अभी, अदर देन रेलवेज आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। गुड्स कैरेज के केस में वैसे तो अदर देन रेलवेज आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, बट अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको ये बोल दे कि भैया मेरे पास तो 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर अगर बोल दे, एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दे विद पैन और ये लिख करके दे दे कि मेरे पास जो गुड्स कैरेजेस हैं वो 10 या 10 से कम है, यानी 10 से ज्यादा नहीं है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। बट ध्यान रखिएगा वो डिक्लेरेशन जो है, डिक्लेरेशन में पैन का होना जरूरी है। यानी फर्स्ट एग्जांपल में देखूं 8 ट्रक हैं, डिक्लेरेशन दे दी, टीडीएस वैसे ही नहीं लगेगा। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे 12 ट्रक हैं, डिक्लेरेशन नहीं दी तो टीडीएस अप्लाई होगा। 6 ट्रक हैं बट अपना पैन नंबर नहीं दिया, ट्रक तो 6 हैं लेकिन पैन नंबर नहीं दिया, पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस अप्लाई होगा। अब यहाँ पे 6 ट्रक थे प्लस में ये पैन प्रोवाइड कर देता तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होना था, टीडीएस यहाँ पर नहीं लगना था। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। तो यानी कि डिक्लेरेशन भी जरूरी है प्लस में पैन का होना भी जरूरी है, पैन डिक्लेरेशन के अंदर ही दे दिया जाएगा तो टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, अब मैम आप तो कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में टीडीएस डिडक्ट होगा, तो क्या सब कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा? जी हाँ, सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर एक ही बात है, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो या फिर सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास ही कॉन्ट्रैक्ट गया हो, दोनों केसेस में टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे एबीसी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर है, 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था तो गवर्नमेंट जो है वो डिडक्ट करेगी टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। एबीसी लिमिटेड है, उसने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पी को दे दिया 20 लाख में, उसने फर्दर ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया, पी को 20 लाख में, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड भी 1% टीडीएस डिडक्ट करेगी, किसका, मिस्टर पी का। 1% क्यों करेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, मैंने बताया था इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1%, अदर देन दैट 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात ये आती है मैम कितनी अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, कितनी अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं उसमें मटेरियल भी लगता है, उसमें लेबर भी लगती है, तो क्या मटेरियल पे
और लेबर पे, दोनों पे वर्क, दोनों चीजों के ऊपर आपने 194C में टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, आपने लेबर और मटेरियल, क्या दोनों के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना है? तो आंसर इज नो, दोनों के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, बशर्ते आपको दोनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो। अगर आपके पास लेबर पोर्शन अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है बिल के अंदर, तो सिर्फ लेबर वाले पोर्शन पे ही टीडीएस डिडक्ट कीजिए, तब सिर्फ टीडीएस इसी पे लगेगा। जैसे इनवॉइस की वैल्यू तो है 10 लाख, अब 10 लाख इनवॉइस की वैल्यू, इसमें मटेरियल की वैल्यू अलग रखी है 7 लाख, लेबर की वैल्यू अलग से लिखी है 3 लाख, तो टीडीएस सिर्फ और सिर्फ 3 लाख पे डिडक्ट होगा। बट यहीं पे अगर लेबर की और मटेरियल की वैल्यू अलग अलग नहीं है, डायरेक्टली इनवॉइस की वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टीडीएस सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीज पर ही डिडक्ट करना है। सॉरी, लेबर जो टीडीएस है वो पूरे टोटल 10 लाख रुपीज पर ही डिडक्ट करनी है, सिर्फ नहीं, ये टोटल है। ठीक है, और अगर लेबर अलग से होती तो सिर्फ 3 लाख के ऊपर हम लोग टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर दें। क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि अगर पेमेंट नहीं भी हुई है, पेमेंट अभी पेएबल के अंदर है, आपने पैसा भी पे नहीं किया, तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा, बेशक से आपने जो एक्सपेंसेस हैं वो अभी तक पे ना किया हो। 194J में प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज का टीडीएस आता है, जैसे लॉयर, सीए, डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, इनसे रिलेटेड टीडीएस जाएगा। जबकि 194C में एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग, इनसे रिलेटेड टीडीएस डिडक्ट होता है। अब अगर कल को ऑडिट होती है तो मैम ऑडिट के टाइम पे हमें मेनली किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एग्रीगेट लिमिट्स कितनी है, एग्रीगेट लिमिट कितनी है एट द टाइम ऑफ ऑडिट। जैसे अभी जो आपके 1 लाख रुपए की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट जरूर करना है अगर एग्रीगेटली 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या वो सेल है, क्या प्रोडक्ट्स आप ही की हैं जिनको आप मॉडिफाई करके आगे दे रहे हो, या फिर आपको जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपके जो पेयर है, पेयर ने आपको रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाया है। नाउ वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या सेल है, वो बाइफर्केशन आपको चेक करनी है। ट्रांसपोर्टर के केस में डिक्लेरेशंस आपको चेक कर लेनी है। एडवर्टाइजमेंट के केस पे आपको चेक कर लेना है, मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के केस में, कि वो 194C के अंदर टीडीएस जाएगा या 194J में जाएगा। क्लियर? जो टीडीएस है वो ग्रॉस वैल्यू पे आपने डिडक्ट करना है। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, टीडीएस के केस में आपको चेक कर लेना है कि क्या मटेरियल की और लेबर की वैल्यू अलग अलग आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो सिर्फ लेबर वाली अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, मटेरियल वाली अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर एक्सपेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट में भी रखा है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, उसको भूलिएगा मत। अगर पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंस उनका क्लब हो रखा है, वो दोनों मिक्सअप हैं, तो आपने ध्यान से उन दोनों को बाइफर्केट करना है एज पर जो भी आपकी सूटेबल कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से। नीचे मैंने इसकी कंप्लीट समरी भी आपको दी गई है, नीचे जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है रिलेटिंग टू सेक्शन 194C, इसकी कंप्लीट समरी मैंने आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप एडमिन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइम टू टाइम वहाँ पे अदर नोट्स भी शेयर होते रहते हैं। गाइस, वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।